हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीट 2023 की डेट बहुत क्लोज़ है, तो बहुत से नीट एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस लगाने में लगे हैं, कुछ अभी भी पढ़ने में लगे हैं। तो जैसा कि मैं खुद भी एक नीट एस्पिरेंट रह चुका हूँ, तो मैं ज़्यादा सपोर्ट करूँगा कि ये वो टाइम है जब हम क्वेश्चंस ज़्यादा लगाना पसंद करेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए सेल बायोलॉजी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट एग्ज़ाम्स में या नीट एस्पिरेंट्स को बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज़ यूज्ड फॉर। ग्लाइकोकैलिक्स टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो ऑप्शन ए है लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बी है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सी बैक्टीरियल सेल ग्लाइकोल इंजीनियर टू पोजेस प्रोटीन्स, और डी है लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो इसका आंसर होगा लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिड डज नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल। मतलब प्लास्टिड का वो टाइप जो कि फूड मटेरियल को स्टोर नहीं रखता है। इसमें क्रोमोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट। अब हम जानते हैं कि इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट ये फूड मटेरियल स्टोर रखते हैं, लेकिन क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो पिगमेंटेशन में काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। अब क्वेश्चन हमें ध्यान से देखना है। इसने पूछा है डज नॉट डिफर, मतलब जो डिफरेंस नहीं करता है इकोलाई और क्लेमाइडोमोनास में। ऑप्शन ए राइबोसोम, बी क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सी सेल वॉल और डी सेल मेम्ब्रेन। अब इकोलाई है वो एक प्रोकैरियोटिक है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास प्लांटी किंगडम का एक प्लांट कह सकते हैं हम जिसे, या ऑर्गेनिज्म है। तो सेल वॉल ये डिफ़र करेगी, क्योंकि इकोलाई जो होता है उसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाएगा और क्लेमाइडोमोनास में सेल्यूलोज। ऐसे क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी डिफ़र करेगा और राइबोसोम्स भी डिफ़र करेगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा सेल ऑर्गेनिल है जो कि डिफ़र नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेल मेम्ब्रेन। फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एन ऑर्गेनिल विद इन एन ऑर्गेनिल। इसका मतलब हो गया कि वो स्ट्रक्चर जो एक ऑर्गेनिल, सेल ऑर्गेनिल है, उसके अंदर भी एक सेल ऑर्गेनिल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मिजोसोम, पेरोक्सिसोम, ये तीनों सिर्फ एक सेल ऑर्गेनिल है, लेकिन राइबोसोम ऑर्गेनिल विद इन एन ऑर्गेनिल है। मतलब राइबोसोम खुद अपने आप में तो ऑर्गेनिल है ही, साथ में ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सेल ऑर्गेनिल के अंदर भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइबोसोम। फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन पेप्टाइड सिंथेसिस। तो इसका आंसर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसका ऑप्शन डी आंसर आएगा, क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की एक मेन साइट है। उसका जो मेन मोटिव है वो प्रोटीन सिंथेसिस है राइबोसोम का। तो पेप्टाइड सिंथेसिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 6, इम्पोर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस या पेप्टाइड सिंथेसिस जो है उसका मेन जो सेंटर होगा वो राइबोसोम होगा, वैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के लिए वो गोल्जी एपरेटस होगा जो कि पैकेजिंग का भी काम करता है। अब आता है सेवेंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 3 पार्ट आते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेरोक्सिसोम्स, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। और हाँ, एक इसके अंदर ये जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, वैक्यूल है, लाइसोसोम है, और साथ में एक और होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं हम। द मेन एरिया ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ अ सेल इज़। मेन एरिया मतलब जो सेल के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है उनका मेन एरिया होता है साइटोप्लाज्म। जितनी भी सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी वो सब एक्टिविटीज़ साइटोप्लाज्म में पाई जाएंगी। और ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा भी जा चुका है, तो इसे इम्पोर्टेंट मान लेना है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। आता है 9th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए। इनमें से किसके पास खुद का डीएनए होता है? डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर हम देखेंगे तो यूकैरियोट्स में 55S डीएनए होगा।
अब 10th क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। मतलब कि दो सेल्स के बीच में जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फूड मटेरियल हो गया, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसके लिए सबसे इफेक्टिव पाथवे किस में होता है? प्लाज्मा लेमा, ये भी नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टोक्विनोन्स और एक प्लाज्मोडेस्मेटा। तो आंसर होगा प्लाज्मोडेस्मेटा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिडल लेमिला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ। मिडल लेमिला जो कि सेल वॉल का सबसे मिडल पार्ट है, ये बना होता है कैल्शियम पैक्टेट से। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम पैक्टेट। 12th क्वेश्चन, इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोप्लास्टिड्स, ग्लायोक्सिसोम्स। जब फैटी एसिड्स के डिग्रेडेशन की बात आती है तो उसका आंसर आएगा ग्लायोक्सिसोम्स। क्वेश्चन नंबर 13, टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स रिमेन यूनाइटेड एट ए क्रिटिकल आयन लेवल ऑफ। राइबोसोम्स जो होता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अब ये दोनों सब यूनिट एक साथ जुड़ी रहेंगी क्रिटिकल आयन लेवल पर भी। किससे? कौन से आयन से? तो उसका आंसर होगा मैग्नीशियम। तो आंसर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोलिन। हम जानते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल ये तीनों सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन प्रोलिन जो है एक सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, व्हाट इज़ ए सेल। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर भी बेसिक यूनिट में आएगा। तो सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब स्मॉलेस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है उसका ओरिजिन है, उसकी स्मॉलेस्ट जो पार्ट माना गया उसे सेल को बोला गया। जैसे सेल मिलकर के फिर टिश्यू बनाती है, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनते हैं, तो ऑर्गन से सिस्टम बनता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी वो सेल होगी। और बेसिक यूनिट इसलिए क्योंकि अगर सेल नहीं होगी, ऑर्गेनिज्म में सेल ही नहीं पाई जाएगी, तो उससे सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं हो पाएंगी उसमें। बात है क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज नॉट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक प्लांट सेल वॉल। हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और सेल्यूलोज ये तीनों पाए जाएंगे यूकैरियोटिक प्लांट सेल में, लेकिन काइटिन जो होता है, काइटिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। अच्छा, काइटिन के बारे में हम देखेंगे कि जो फंजाई होता है, तो फंजाई की सेल वॉल के अंदर जो मेन सब्स्टिट्यूएंट होता है वो काइटिन होता है, मतलब उनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। तो 16 का आंसर हो जाएगा काइटिन। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज सिंथेसिस, देखो जेनेसिस का मतलब होता है बनना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज सिंथेसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस सी। और लाइसिस का मतलब मानेंगे हम टूटना, तो ग्लाइकोलाइसिस आएगा मतलब ग्लूकोज का टूटना, लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज का बनना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन। अब क्रोमोसोमल एबरेशन के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाए तो डुप्लीकेशन, एक जगह से दूसरी जगह उसका ट्रांसफ़र हो जाए तो ट्रांसलोकेशन, हट जाए जुड़ जाए तो इन्वर्जन। लेकिन म्यूटेशन जो होता है वो एबरेशन में नहीं माना जाता है। डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन का जो रिज़ल्ट आता है वो म्यूटेशन हो सकता है, लेकिन म्यूटेशन अपने आप में एबरेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, द टर्म सेल वाज गिवन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 20, द सेल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर। एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई। एल्गी जो है वो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, फंजाई भी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वायरस जो होता है वो एसेल्यूलर है, इसलिए सेल का कंसेप्ट अप्लाइड नहीं होगा वायरस पे। तो आंसर वायरस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखेंगे, द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो सेल ऑर्गेनिल होता है उसके चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रोफिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटीन कॉल्ड। अब देखिए माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि मायोसिन भी तो होता है,
लेकिन फिलामेंट्स अलग अलग तरह के होते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स होते हैं, मैक्रो फिलामेंट्स होते हैं। माइक्रो फिलामेंट्स के लिए एक्टिन आएगा, एक्टिन प्रोटीन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे, ए प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। अब इसमें कहा है मेनली, तो लिपिड भी होता है, स्टार्च भी हो जाएगा, लेकिन इसने मेनली कहा है तो सेल्यूलोज, इसका आंसर आएगा सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 24, ग्लाइकोलिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट inner leaflet of the plasma membrane, outer leaflet of the plasma membrane, evenly distributed in the inner and outer leaflet, और it varies according to cell types। तो इसका आंसर हो जाएगा outer leaflet of the plasma membrane। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि बाहर की तरफ में ग्लाइकोलिपिड्स पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज। हाँ, ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट है, ये भी नीट में पूछा जा चुका है कि लाइसोसोम्स जो होते हैं ना, उनको सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इनकी हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी की वजह से। मतलब जब इनको लाइसिस के लिए कोई मॉलिक्यूल नहीं मिलता है तो ये खुद का भी लाइसिस करना शुरू कर देती है, इस वजह से इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी। 26, ए सेल विदाउट ए सेल वॉल इज टर्म्ड एज। जब सेल होती है सेल वॉल के साथ तो उसे सेल कहेंगे, लेकिन जब उससे सेल वॉल को हटा देंगे तो सेल वॉल हटाने के बाद में उसका साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन वाला जो पोर्शन बचा उसको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट अभी हमने देखा था पहले कि वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम इज। सेंट्रोसोम हम जानते हैं कि एक सेल ऑर्गेनिल होता है जो कि सेल में पाया जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स हम जानते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हमने अच्छे से पढ़ी है, तो इसका फंक्शन हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच सेल ऑर्गेनिल इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस। इसका आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 29, फॉस्फेटाइडिल सेरीन रेसिड्यूज इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लोकेटेड एट। तो इसमें ऑप्शंस है इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इनर एंड आउटर लीफलेट, और नन। तो इसका हम आंसर देखेंगे कि फॉस्फेटाइडिल सेरीन ये होता है इनर लीफलेट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और अभी हमने पहले देखा था जैसे कि ग्लाइकोलिपिड्स वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो उनका आंसर था आउटर लीफलेट। तो इनर लीफलेट पे होगा फॉस्फेटाइडिल सेरीन रेसिड्यूज और आउटर पे होगा ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये आज हमने देखे हैं 29 क्वेश्चंस जो कि नीट एग्ज़ाम में सेल बायोलॉजी चैप्टर से इम्पोर्टेंट है। एक बार आप जब एग्ज़ाम देने जाए तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाए। आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू।